चलो आज शुरुआत करेंगे न्यू बैच क्लास 10 यानी कौन सा विषय विषय पूछ रहे हैं, विषय गणित मैथ, यही ना। तो आज न्यू बैच शुरुआत करते हैं और शांति पूर्वक इसी तरह बैठो और समझने का प्रयास करो। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा, जिस जगह परेशानी होगी, वहाँ यानी कि खड़े होकर के पूछना है कि ये जो आप बताए हैं किस तरह बताए हैं, एक बार और बतलाने का प्रयास करें। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक आगे नहीं जाना है। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक आगे नहीं जाना है। तो तैयार है ना सब? सब तैयार है? शुरू कर दे। पहला चैप्टर आज देखेंगे। पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर में क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। आज हम सब मिलकर के वास्तविक संख्या को देखते हैं, जो कि कुछ बेसिक चलेगा। अगर वास्तविक संख्या पकड़ लेंगे तो 1.1 का जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यही ना? अध्याय 1 आज शुरू करेंगे। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बताओ। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये वास्तविक संख्या होता है क्या। ठीक, देखो तो गेट पर कौन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता है क्या, आखिर वास्तविक संख्या का मतलब क्या है। तो चलो जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या। अब देखो, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें सभी संख्या हो। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें सभी संख्या हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें सभी संख्या हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? वास्तविक। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। पता कोई दिक्कत? तो वास्तविक संख्या के बारे में तो जान चुके हैं ना कि वास्तविक संख्या यानी कि जिसमें सभी संख्या हो, वह वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आगे बात करते हैं हम कि प्राकृत संख्या। किसकी बात करेंगे? जो कि वास्तविक संख्या में ही है। प्राकृत संख्या। किसका बात करेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब ये क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसको हम प्राकृतिक भी संख्या बोल सकते हैं या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो। अगर किसी को भी डाउट हो तो वो पूछो। किसी को भी अगर डाउट हो तो पूछो। अगर जो YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, अगर उसको कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दे और उस डाउट का समाधान करके देंगे। तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को, कोई चीज को जब हम गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। कहाँ से करते हैं? एक से। क्या 0 से करते हैं? नहीं करते हैं। 1 से काउंटिंग करते हैं। यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बता कोई दिक्कत? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 डॉट 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 यहाँ तक जाएगा। तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। जो काउंटिंग से शुरू हो यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू हो वो संख्या कौन सी कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अब यहाँ पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यही पूछेगा तुमसे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताओ। अनंत। क्या होता है? अनंत। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक में? क्या उधर देख रहा तुम है? किसी को परेशानी है यहाँ तक में? अब कुछ इसमें कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इससे। अगर पूछेगा कि दो लगातार सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्राकृत संख्या को हम सूचित किससे करते हैं। तो इसे n से सूचित करते हैं। n से सूचित किया जाता है, किया जाता है। बता कोई दिक्कत? n यानी कि नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, इसे हम n से सूचित करते हैं। क्या चीज से करते हैं? n से करते हैं। पता कोई परेशानी है इसमें? अब पूछेगा इसमें से क्वेश्चन कि बताओ दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर क्या होगा? बता सकता है कोई? दो प्राकृत संख्या का अंतर बताओ। दो प्राकृत संख्या, दो क्रमागत लिख दो। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या होगा? 1 होगा। पूछेगा फिर दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसम बताओ। 1। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसम क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूछेगा कि सर दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर 1 कैसे होगा, तो वह भी जान लो। जैसे कि मान लो ये दोनों में अंतर कितना का है? ये दोनों में अंतर कितना है? ये दोनों में अंतर कितना का है? ये सभी कौन सी संख्या है? प्राकृत। क्या पूछा? दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर पूछा है। और अगर पूछेगा दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा क्या होता है, तो भी 1 होता है। अगर निकालेंगे मौसा तो क्या आंसर आएगा मेरा? क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा। तो बता कोई परेशानी यहाँ तक है? किसी को कोई दिक्कत है? अब इसमें कुछ और जानते हैं कि सूत्र इसका देते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इसको मिटा दें। अब यहाँ पूछेगा कि प्रथम, इसी में है प्रथम n देंगे नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे में 2। बताओ कोई दिक्कत है? इससे अगर तुमसे सवाल पूछेगा तो किस तरह सवाल पूछेगा आओ देख लेते हैं। पूछेगा कि प्रथम 10, n की जगह पर नंबर रख देते हैं, n मतलब नंबर होता है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। तो n कितना मेरे पास? 10 बराबर फिर 10 देंगे प्लस 1 बटे में 2 2 5 10 बराबर 11 11 5 55 रिजल्ट आया। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर इस तरह प्राकृत संख्या में से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए। चलो आप बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। कौन सी संख्या की? पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या की बात करते हैं। अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो वो संख्या क्या कहलाता है? कौन संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। अगर इसमें से पूछेगा
अगर इसमें से पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। बताओ कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत यहाँ तक में? अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। क्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या। चलो इसको उतारो। पूर्णांक संख्या देखते हैं। चलो देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। लिखा हुआ कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को हम क्या कह सकते हैं? यानी कि पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एक बार धनात्मक होगा, एक बार ऋणात्मक। ये संख्या कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। अगर पूछेगा कि बताओ कि पूर्णांक संख्या कितने भागों में बटा हुआ है? कितने भागों में? 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है ऋणात्मक, जो कि ये है ना, ऋणात्मक। दूसरा है धनात्मक। अच्छा एक चीज बताओ, 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक। 0 क्या होता है? धनात्मक होता है। 0 क्या होता है? धनात्मक होता है। ये हमेशा याद रखना। 0 क्या होता है? धनात्मक। पता कोई दिक्कत है इसमें? हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? मिटा सकते हैं इसको? चलो उतारो इसको पहले। अब देखते हैं जो कि हम सभी जानते हैं और उसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 क्या है? सम संख्या। 4 6 क्या ये सभी 2 से कट जाएगा ना? ये कौन संख्या हो गया? सम संख्या। यानी कि जो 2 से पूरा कट जाए वो कौन संख्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या बताओ। 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे बड़ी सम संख्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे पूछेगा तुमको कि 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होगा? 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होगा? 2। क्या होगा? यहाँ अनंत होगा जी। 2 होता है। कैसे? ये दोनों का अंतर देखो कितना होगा? ये दोनों का अंतर कितना है? ये दोनों का पूछेगा कि 2 क्रमागत सम संख्या का मौस क्या होगा? 2। मौस क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब इसमें जो इससे जो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पूछेगा कि पहले सूत्र लिखाते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1। अब इससे देखो ये फॉर्मूला है। अब तुमको सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। n क्या है मेरा? 10 है। जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 बैठा दो। 10 प्लस 1 11। 11 3 110। चलो आ रहे हैं। 11 3 110। क्या मेरा रिजल्ट आया? देखो कौन है? 11 3 110। बताओ सही है ना? सबके समझ में आ रहा है ना? अब आगे चलते हैं विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं, छोटी लिखा हुआ है। ठीक है? क्या तो अच्छा लो, अब हुआ ना? पागल सब अब हुआ ना? है तो क्या हुआ? इतना दिमाग नहीं लगा सकता कि ये टो लिखा हुआ है?
तो चलो इसको मिटा सकते हैं। जी सर। पहले इसको उतार लो और जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं विषम संख्या। क्या करेंगे? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या बात करेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या। अब विषम संख्या, विषम संख्या क्या? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषम संख्या। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा बताओ तो 1 कौन संख्या है? 3 कौन है? 5 7 9 11 13 डॉट ये इत्यादि। अब इसमें से पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। 1 होगा। क्या होगा? 1। छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। बताओ यहाँ तक किसी कोई परेशानी है? नहीं। अब तुमको देखने को मिलेगा कि पूछेगा 2 क्रमागत विषम संख्या का अंतर बताओ। 2 क्रमागत विषम संख्या का अंतर। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 होगा। पूछेगा कि 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा बताओ तो 1 होगा। क्या होगा? 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। इसका भी फार्मूला को हम देख लेते हैं। इसे यानी कि इसका जो फार्मूला है प्रथम क्या है? प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 के n के जगह 10 लगा दो, स्क्वायर कर दो, 10 दिन 100, 10 दिन 100, 10 दिन 100। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इसको मिटा दे। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, यही ना? फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। n कितना? 10 है। 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पूछेगा, ये तो हो गया ना? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो अभाज्य संख्या की बात करते हैं। किसका बात करेंगे? अभाज्य संख्या की। चलो बात करते हैं हम अभाज्य संख्या। किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब बताओ अभाज्य संख्या यानी कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणज हो। कितना? 2 गुणज हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट
यहाँ तक तो पता चल गया ना। जी सर। अब इसमें से पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। क्या होगा? दो होगा। क्या होगा? दो होगा। क्या होगा? दो। पूछेगा कि सबसे छोटी सॉरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। अनंत। क्या होता है? अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं। किसी को यहाँ तक समस्या है? नहीं। है? अब इस में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा तुमको कि 1 से यानी कि 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है? कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। लिख भी सकता है। कहाँ तक? 50 तक। गिन, उसको काउंटिंग करो तो उसमें से छांट लो। 50 तक लिखो, उसमें से छांटो कि अभाज्य संख्या कौन कौन है और उसको काउंटिंग करो तो कितना पूरेगा? 15। अगर तुमसे पूछ लेगा कि 0 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है तो कितनी होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25। अगर ऐसा न कह करके अगर तुमसे पूछे कि 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? 10। कितनी है? 10। इसको याद कर लेना। बताओ इसमें किसी को कोई परेशानी है? नहीं। किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़ सकते हैं। अभाज्य संख्या पता चल गया ना। अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत किसी को? मिटा सकते हैं इसको। चलो उतारो। इसका आंसर किसका? 0 से 100 तक लिखा हुआ है। 10 न 0 से 1 तक 25 होता है। बोले थे ना तभी 25 होता है। और 50 से 100 तक में कितना होता है? 10। और 0 से 50 तक कितना होता है? 15। ये हमेशा याद रखना। कोई दिक्कत? इसको मिटा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम भाज्य संख्या की। किसका बात करेंगे? भाज्य संख्या। अल्लाह कम करो। भाज्य संख्या यानी कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसका गुणज 2 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे अच्छा एक चीज बताओ तो एक मेरा कौन है भाज्य संख्या? अच्छा चलो 1 से बड़ी पूछा ना, क्या 2 होगा? है? चलो 3 होगा? ये तीनों के बारे में पूछेगा तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? अभाज्य है। कौन सी संख्या ये है? अभाज्य संख्या। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। पता कोई दिक्कत? अब भाज्य संख्या कौन है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 है। 9 भी होगा। 9 भी होगा। 10, 12 भी होगा। 14 भी होगा। 15 भी होगा। 17 नहीं, 18 भी होगा। 16 होगा कि 16 होगा कि 16 भी होगा। 15% 16 भी होगा इत्यादि ऐसे ही। चलो इसमें से तुमसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। अच्छा सबसे बड़ी भाज्य संख्या? अनंत। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए। चलो इसमें से आप पूछेगा तुमसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ। 8। इस क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें से देखो बेटा इसको सबसे
छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या पूछा है? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? अब बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या को क्या है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या पूछा हमसे? गुणनफल मतलब गुना। 2 कर दो, 4 दूना 8। अगर यहाँ पूछ लेता योगफल बताओ 6 होता। क्या होता? योगफल मतलब जोड़। अगर पूछ लेता है कि अंतर बताओ 2। क्या? अगर पूछ लेगा कि भागफल बताओ 2। तो ये सब चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि गुणनफल क्या होता है? गुना। योगफल जोड़। क्या होता है? जोड़। अंतर घटो। भागफल भाग। यही होता है ना। इसको नोट कर लो दिमाग में, बहुत काम आएगा। अगर ये याद है तो ये बन जाएगा। है? चलो, किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे कल देखेंगे। ठीक, इससे आगे कल देखेंगे और कल बात करेंगे। कल आपका टॉपिक रहेगा परिमेय और अपरिमेय, जो कि बोर्ड के लिए भी यह भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय कल का टॉपिक रहेगा। परिमेय या अपरिमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब देखेंगे परिमेय संख्या। देखो तो क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। क्या कहलाता है? परिमेय। इसमें परिमेय की बात करेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे अब P बाई Q के रूप में कहा गया है ना, तो P बाई Q के रूप में अब देखो जहाँ P और Q एक पूर्णांक मानेंगे। क्या मानेंगे? पूर्णांक। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। क्या ये? पूर्णांक है। अब जैसे अब बताओ 4/2। मान के चलो हम ये P बाई Q के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, तो 4/2 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं कि 3/6 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 2/6 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। 16/2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अच्छा बताओ तो √3 कौन संख्या है? √3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। बताओ √3 जो है कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, √4 को हम कौन सी संख्या मानेंगे? पूछेगा √4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है 2। अब बटे में 1 तो हम लिख सकते हैं ना। बताओ कोई दिक्कत? अगर पूछेगा कि 0/2 ये परिमेय संख्या है, बताओ 0/2 परिमेय संख्या है? 0/2 परिमेय संख्या है।
कैसे है, यहाँ जब हम दशमलव उड़ाएंगे एक आएगा, कितना संख्या के बाद पॉइंट है 1, ये हो जाएगा 2/10। इसको काटेंगे तो 1/5। क्या ये परिमेय संख्या आया? परिमेय संख्या आया ना। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि अगर पूछेगा √16/25 दोनों में रूट है, क्या ये परिमेय संख्या है? कैसे है? क्योंकि वर्गमूल देखो, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, ये कौन सी संख्या हो गया? ये परिमेय संख्या। अगर पूछेगा क्या 17/25 दोनों में वर्ग लगा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। अगर इसका वर्ग हम तोड़ते हैं तो इसका नहीं टूटेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय की बात करेंगे तो उसमें समझाएंगे। ये परिमेय संख्या नहीं होगी। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर पूछेगा कि 0/2 पे ये बार कोड लगा दो, बताओ ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। अब बोलेगा कैसे? तो अगर इसको हटाएंगे, ये कितना संख्या पर है? एक ही संख्या पर है तो बटे में एक ही 9 लगाएंगे। अगर 2 संख्या पे होता तो बटे में 2 9। अगर 3 संख्या पे होता तो बटे में 3 9। कितना 9 देता? 3 9। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? 2/9। क्या ये परिमेय संख्या है? यानी कि जिसे हम p/q के रूप में लिखेंगे वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। बता कोई दिक्कत है किसी को? है? चलो इसको उतारो, चलो आगे बढ़ जाए। आप बात कर लेते हैं अपरिमेय की। किसका? अपरिमेय। अपरिमेय देखते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय यानी कि अपरिमेय क्या? यानी कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वैसी संख्या लिखो, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बता कोई दिक्कत है किसी को? उसे क्या कहते हैं? यानी कि अपरिमेय की जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अब कौन सा है एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हैं, बताओ √2। देखो अब ऐसा नहीं कि जितना भी रूट होगा सब अपरिमेय ही होगा, नहीं। जिसका वर्गमूल निकलता है, जो रूट में है और जो रूट टूट रहा है तो वो परिमेय कहलाएगा, और जो रूट नहीं टूटता है वो अपरिमेय। तो बताओ ये अपरिमेय है कि परिमेय है? अच्छा बताओ √3 अपरिमेय है कि परिमेय है? अच्छा बताओ √4 अपरिमेय है कि परिमेय है? परिमेय है। तो इसको मिटा सकते हैं। बताओ √5 अपरिमेय की परिमेय? √6 अपरिमेय का परिमेय। अच्छा बताओ √7 अपरिमेय की परिमेय, और √8 अपरिमेय, और √9 बताओ परिमेय। √9 यानी कि एक ही दिमाग में एडजस्ट करके रखना है कि जिसका वर्ग निकला, जो रूट टूट रहा है वो परिमेय है, और जिसका रूट नहीं टूटता है वो अपरिमेय है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई समस्या है? तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि पीछे पर आए हैं ना, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। ठीक, चलो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन को जवाब दो सब। लिखा हुआ है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? यानी कि सभी प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत ये हुआ, ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा ना, क्योंकि ये भी संख्या पूर्ण संख्या में देखने को मिलता है ना, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। दूसरा में है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? अब कहेगा कोई, किसी के मन में चलता होगा कि है, कैसे है? क्योंकि यहाँ तो ये तो 0 शुरू होता है ना, है? इसलिए क्या ये पूछा कि सभी क्या हो सकता है? ये यहाँ लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। बता कोई दिक्कत? अब है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि
पूर्णांक माइनस में रहता है और प्लस में रहता है, इसलिए वह प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक, आगे देखो, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? हाँ। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? है। क्या सभी क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? ये सब संख्या पूर्णांक हो सकता है ना, धनात्मक भी आता है ना, तो इसलिए हाँ। बता, कोई दिक्कत है किसी को? हैं? कुछ और पूछते हैं क्योंकि जो पढ़ाए हैं। ठीक, चलो बताओ, कुछ दिए हैं क्वेश्चन, इसमें से बताना है क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं ना। तो सबसे पहले बताओ, ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या है? ये कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? ये सम संख्या। ये विषम संख्या। ये अभाज्य संख्या। लिखा है ना सब चीज? ये परिमेय संख्या। ये कौन संख्या होगा? ये होगा अपरिमेय संख्या। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? ये सब पढ़ाया हुआ है ना? चलो, इसको मिटा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब आगे बात करेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो मिटा सकते हैं इसको? अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही ना? ध्यान से देखना है, बहुत जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन, क्योंकि बोर्ड में भी पूछता है। सबसे पहले कुछ इससे जानकारी ले लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन पढ़ने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि भाज्य, चलो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। भाज्य को हम ए कहते हैं, भाजक को बी, भागफल को, शेषफल को आर, यही है ना। अब देखो, इसको अगर हम लिखेंगे तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ देखो, जहाँ आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है, आर का मान 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा। आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है और आर का मान 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा। समझ में आ रही है ना? चलो आगे देखते हैं। अगर इस पे कुछ दे बनाने के लिए तो क्या बन जाएगा? हैं? बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले ये बताओ। चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। ये यूक्लिड विभाजन अगर जब हिसाब बताएंगे तो उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये बनता है। तब तक मैं इतना देखो, ठीक, इतना तब तक मैं देखो। अब बात करते हैं कि भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये नियम को जानते हैं कि शांत है या
अशांत, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मिटा सकते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे भीनों का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये ट्रिक समझेंगे आज, कैसे हम शांत पकड़ेंगे या किस तरह अशांत पकड़ेंगे। तो सबसे पहले मान के चलो, अगर यहाँ पे हम 3/8 दे दे, अब पूछेगा ये शांत है क्या अशांत, तो 8 का गुणज करना है, यही करना है ना, 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया। पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखो। पहचानने का ट्रिक हम कैसे पहचान सकते हैं गुणनखंड करके, ये शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले अगर सिर्फ 2 भी रहे तब पर भी ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। सिर्फ 5 भी रहे तब पर भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। सिर्फ 2 और 5 रहे तब पर भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर 2 है 5 है यहाँ 3 आ गया तो ये तब क्या कहलाएगा, अशांत। अगर ये दोनों है तो तब क्या उस उपस्थिति में क्या होगा, शांत होगा। अगर ये दोनों के सिवा कोई और है तब क्या होगा, अशांत। ये दोनों के सिवा कोई और अंक है तब क्या होगा, अशांत होगा। बताओ समझ में आ रही है ना, तब क्या होगा, अशांत होगा। बताओ 11/15 ये शांत है या अशांत है, इसका गुणनखंड करो, शांत है अशांत है। अगर गुणनखंड करेंगे 15 का तो 3 × 5 = 15। आप देखो यहाँ 3 आया है गुना 5, अगर 5 रहता तब शांत हो सकता था। ओनली 5 भी रहता तब क्या होता, शांत। लेकिन यहाँ 3 भी है तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, ये अशांत हो गया। अच्छा बताओ 17/16 शांत होगा या अशांत होगा, बताओ। 17/16 शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा। देख लो गुणनखंड करके, 2 8 2 चौका 2। आप देखो खाली 2 है ना, इसलिए ये क्या होगा, 2 पे पावर 4, ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, अगर इस स्थान में 5 भी आता तब पर भी क्या होता, शांत होता। अच्छा बताओ 12/20 ये शांत है या अशांत है, पहले तो इसको काट दो जब कटता है तो 6 और 10, यही ना, फिर कटेगा ना 3/5। बताओ ये शांत है या अशांत है, शांत है, क्योंकि बट्टे में 5 है ना। क्या होगा, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलो समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ जाए। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत। चलो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 यानी कि 4-5 क्वेश्चन को हम पूछ लेते हैं। तैयार है ना सब, मिटाने वाला कहाँ है। सबसे पहले बताओ सभी बताओ कि 0/3 ये कौन सा संख्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। कौन संख्या होगा, परिमेय होगा। अच्छा बताओ √4 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा बताओ √16/25 कौन संख्या होगा, ये परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा बताओ तो 16 अभाज्य संख्या के भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। 16 अभाज्य संख्या के भाज्य संख्या है। अच्छा बताओ तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कोई बताओ, 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। अच्छा बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का भागफल क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। बताए थे ना।
अगर पूछेगा वहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताओ क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। बताओ कोई दिक्कत है? अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर बताओ। 2। क्या होगा अंतर? 2। बताओ किसी को कोई परेशानी? अगर पूछ लेगा ये कौन सी संख्या है, पढ़ी में या पढ़ी में? अच्छा, ये -3 कौन संख्या है? पूर्णांक। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। बताओ 0 धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? अच्छा एक चीज बताओ, सअभाज्य संख्या के बारे में पता है? सअभाज्य संख्या क्या है? जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। ये भी जान लो थोड़ा सा। उसके बाद जानेंगे अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। तो यानी कि सअभाज्य संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या यानी कि जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत। जैसे अब 2 और 3 ये दोनों के कौन संख्या है? सअभाज्य संख्या। कौन संख्या है? सअभाज्य संख्या। अच्छा बताओ 3 और 4 कौन संख्या है? क्योंकि ये दोनों के HCF क्या आएगा? 1 आएगा। 4 और 5 कौन संख्या है? सअभाज्य। देख लो सअभाज्य ही होगा। 4 एकम 4, 1 क्या आया? 1। जिसका HCF 1 हो वो क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। मिटा दो इसको। अभाज्य है वो हल्ला शांत करो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM ज्ञात करे। आज सीखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या हम देखेंगे आज? HCF और LCM निकालना सीखेंगे। HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 18 और 24 का क्या निकालेंगे? HCF LCM। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यही ना। तो सबसे पहले हम ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का कर लो। 2 नमा 3 तिया 3 एकम 3। तो ये होगा 18 बराबर 2 गुना 3 पे पावर 2। बताओ कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है 24। इसको भी गुणज करो। 12 6 3 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3, यही ना। अब निकाल, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब क्या निकालना है? HCF और HCF और LCM। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। किसका? 18 और 24 का। तो सबसे पहले HCF मतलब होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम मतलब क्या होता है? जिस पे पावर कम हो, जिस पे पावर कम हो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सबसे पहले देखो कि ये तो है लेकिन पावर किस में कम है? दोनों में पावर किस में कम है? ये 2 में। तो ये 2 उतारेंगे। ये दोनों में पावर किस में है? ये भी निकालेंगे। इसको गुना करो। 3 दूना 6। अब क्या निकालना है? LCM 18 और 24 का। 18 और LCM का मतलब होता है अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम, यानी जिसका पावर ज्यादा हो। अब बताओ ये उतरेगा गुना, ये उतरेगा गुना कर दो। 2 को 3 में गुना करो। 2 दूना 4, 4 दूना 8 है।
और 9 8 72। एलसीएम क्या आ गया 72। बताओ कोई दिक्कत है? एक ठो और देख लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। मिटा दे इसको। चलो देखो 36 और 54, 36 और 54 का देख लेते हैं। तो क्या करेंगे किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 होगा, 2 नमा 3 तिया, यही ना। तो 36 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2। अब किसका निकालेंगे? 54 का। करो फैक्टर, कितना आएगा? 27। 3 से लगेगा, 3 तिया 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 2 गुना 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या निकालना है? एचसीएफ। ऐसे मतलब न्यूनतम किसका? 36 और 54 का। तो सबसे यानी कि न्यूनतम मतलब जिस ये दोनों में पावर किस में कम है? ये दोनों में कम है, तो ये 2 उतारेंगे। उसके बाद गुना, ये दोनों में 3 है लेकिन पावर किस में कम है? ये, तो ये उतार देंगे 3 पावर 2। तो अब ये 3 तिया 9 और 9 दूना 18। एचसीएफ क्या आ गया? 18। एचसीएफ क्या आ गया? 18। एचसीएफ क्या आ गया? 18। अब देखो अब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मतलब अधिकतम होता है 36 और 54। तो जिसमें पावर ज़्यादा हो वो ले लो। इसमें ये है, ये ले लो। तो ये कितना हो जाएगा? 4 108। कितना हो जाएगा? 108। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। बताओ किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई दिक्कत? चलो एक तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। देखते हैं 96 और 140 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। गुणनखंड कितना आएगा? 2 चौका 8, 2 8 16, 24 आएगा, 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 1 2 3 4 5। तो 96 बराबर 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, यही ना। अब किसका करेंगे? 140 का फैक्टर करो। कितना? 70 होगा, 35 होगा, 5 7 7 एकम। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। सही है ना। अब निकालना है क्या चीज़? क्या चीज़ निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका? 96 और 140 का। तो ऐसे मतलब न्यूनतम होता है जिसमें पावर कम हो। दोनों तो संख्या है इसमें, लेकिन पावर देखते हैं किस में कम है। ये वाला कम है तो ये वाला उतार लो, गुना। अब नहीं है, अब नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। एचसीएफ क्या आ गया? 4। क्या निकालना है अब? एलसीएम। 96 और 140 का निकालना है, 140 का। अब देखो जिसमें पावर ज़्यादा हो, एलसीएम मतलब अधिकतम मतलब होता है कि जिसमें पावर, तो इसमें पावर है ना, तो इसको ले लो पहले गुना। उसके बाद सब में तो बराबर है ना, तब सब में बराबर है ना, पर कोई दिक्कत इसको गुना करो। तो 2 को 5 में गुना करेगा तो कितना? 96 होता है, देख लो। 2 दूना 4 4 8 8 16, 16 दूना 32, 32 तिया 3 दूना 6 3 दूना 196, 196 5 6 5 30, 9 5 45 आ 3 48, यही ना। गुना 7 कर दो 0, 8 7 56 आ 7 चौका 28 आ 5 30 33। तो ये हो जाएगा 33 60। क्या आ गया? ये एलसीएम। बताओ किसी को दिक्कत है? किसी को परेशानी है इसमें? क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो होमवर्क के लिए देते हैं, करके आना घर से। ठीक, इसको मिटा सकते हैं। होमवर्क के लिए एक में 140 और 260, दूसरा है 48 और 96, तीसरा है 56 और 84, चौथा है 36 और 54। मार्कर दूसरा लो तो। इतना है
ये बना के आएगा। ठीक, ये होमवर्क है। कुछ और देते हैं, शांत या अशांत पहचाना, ये भी बना के आना है, घर के लिए है। 8/16 देखना है इसको, 9/17 देखना है इसको, 3/21, 4/18 ये बना के आना है। ठीक, इसको उतारो और उसके बाद कुछ शांत अशांत में से कुछ और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्योंकि वो भी पूछा जाता है बोर्ड में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे कि आखिर शांत अशांत को और किस तरह पहचान सकते हैं डायरेक्ट। तब तक मैं इसको उतारो, ये होमवर्क है, ये बना के आना है, कल के लिए है। ठीक, कुछ शांत अशांत में से कुछ छूट गया है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अगर पूछेगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, आता है, आएगा क्या, आता है, अगर इस तरह का आ जाएगा 7/2 गुना 5/2, बताओ ये कौन संख्या है? अरे क्या है ये, शांत है या शांत है? शांत है। कैसे पता चल गया? 2 है 5 है, ये क्या हो गया? शांत। अगर 11/3/2 गुना 5/2 गुना 2 दे देता तो बताओ ये क्या होगा? अशांत होगा। 2 तो ये है, लेकिन तीसरा कोई और टपक रहा है ना इसमें, इसलिए क्या हो गया? ये अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। ये हो गया शांत। अच्छा बताओ 19 जो है 7/2 गुना 2 गुना 5/2, बताओ ये क्या है? अशांत है। कैसे पता चल गया? ये तो दोनों है, अगर ये दोनों 1 रहता तब शांत होता, लेकिन ये दोनों के सिवा 7 है, कोई तीसरा अदर अंक है, तो इसलिए यह क्या है? अशांत है। अच्छा एक चीज बताओ, ये बताओ तुम, ये कौन सी संख्या है? अरे क्या है ये, शांत है या शांत है? शांत है। तो बताओ इसमें भी कोई दिक्कत है? ये बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, पूछता है 1 नंबर से, ये पूछता है, क्योंकि इसमें मुंह कान बना हुआ है। सबसे आसान तो यही है ना, देख करके ही बता सकता है कि शांत है या अशांत है, हैं? सिर्फ नियम देखना कि 2-5 है या 2-2 है या 5-5 है या 2-5 है, तो क्या है? शांत है। क्या वो? शांत है। अगर इसके अलावा कोई तीसरा अंक है तो वो अशांत है। तो बताओ किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी? आज यहाँ पे ये समाप्त कर रहे हैं, अब कल से एक्सरसाइज के माध्यम से चलेंगे। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।